Good morning, 10th standard. Welcome to SS class. Today we are going to continue with chapter 20 from your SS textbook, and we'll start with the topic scheduled castes and scheduled tribes. In our last lecture, we had completed till minorities. We had also discussed about who are included in the minorities and who are included in the scheduled castes and scheduled tribes, right? In this topic, we are going to study in detail what is written in your textbook. Scheduled castes and scheduled tribes. The Indian Constitution does not give a clear definition of scheduled castes and scheduled tribes. This has been specially referred to by the order of the President on the advice of the Governor of the respective states. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि कौन से लोगों को हम ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में डालते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का नाम नहीं बताया है या पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं बताई है कि दीज आर द दिस इज द ग्रुप ऑफ द पीपल विच आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन SC एंड ST. बट जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हर एक स्टेट में गवर्नर होते हैं, राइट? वो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं. As I told you in our last lecture also, there is a class of people who live near the forest and mountainous areas and the people who are little backward, मतलब उनको जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा नहीं है, they are poor, right? They are deprived, they are exploited, है ना? लास्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था. तो गवर्नर जो है स्टेट वाइज गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं एंड ही टेल्स देम he tells him that कि हमारी एरिया में हमारे स्टेट में these are the category of people who are deprived of the things, who are exploited, right? तो उनका नाम जो है, उनका जो कास्ट बोलो या whatever, वो प्रेसिडेंट को बताया जाता है और प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर करते हैं that this caste is included in scheduled caste and this tribe is included in scheduled tribes, है ना? तो वो कोई पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब्स नहीं होती हैं, सब कास्ट होती हैं जैसे, राइट? तो ये चेंज भी होते रहते हैं. तो कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर ट्राइब्स का नाम लिखा हुआ नहीं है, डेफिनेशन लिखी हुई नहीं है. ये कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, दे आर रेफर्ड टू बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट भी ऑर्डर कब करते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. हर एक स्टेट के गवर्नर जो है वो बताते हैं कि दिस कास्ट, दिस ट्राइब इज सपोज टू बी इंक्लूडेड बिकॉज हमें उनको डेवलप करना चाहिए क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, हमें उनकी वो एक्सप्लॉइट हुए हैं, राइट? तो हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए. तो जो नेम्स वो लोग देते हैं प्रेसिडेंट, उनका नेम जो है वो उस लिस्ट में डालते हैं. इज इट क्लियर? In the Constitution, provisions have been made to prevent caste-based exploitation, to wipe out injustice to them through equality and fraternity. अब जब वो नाम आता है, हमने ये पढ़ा है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस आर गिवन कि कोई भी पर्सन, कोई भी कास्ट, कोई भी ट्राइब जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. मतलब वो इनजस्टिस जो है किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ वी ऑल ऑफ अस आर इक्वल, है ना? क्योंकि इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड है, वी ऑल बिलीव दैट वी ऑल ऑफ अस आर ब्रदर्स, राइट? तो थ्रू इक्वालिटी एंड थ्रू फ्रेटर्निटी जो है इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. तो उन लोगों के लिए भी प्रोविजंस रखे हुए हैं. And to see that they progress socially, economically, politically and educationally. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोविजंस भी देता है ताकि वो देख पाए कि उनका डेवलपमेंट हो, उनका प्रोग्रेस हो, सोशली उनका प्रोग्रेस होना चाहिए, इकोनॉमिकली उनका प्रोग्रेस होना चाहिए, पॉलिटिकली एंड इवन एजुकेशनली उनका प्रोग्रेस होना चाहिए.
According to Article 341, those castes included in this schedule are called scheduled caste, right? तो जैसे मैंने बोला कि कास्ट एज ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर करते हैं, तो आर्टिकल 341 में जो कास्ट का नाम इस लिस्ट में आता है वो सारे कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट में गिने जाते हैं। 341 में शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया है एंड आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, आर्टिकल 341 that tells us about the list of the people, list of the castes which are included in the scheduled caste, and article 342 जो है that tells us about the tribes which are included in the scheduled tribes, the castes which are included in the scheduled tribes. Okay, people who live mostly in the forest areas and mountainous region are included among scheduled tribes. Okay, they live in specific geographical conditions and live a different social and cultural life as compared to others. अब geographical conditions वो अलग क्यों है उनकी, क्योंकि वो borders पे रह रहे हैं, है ना? तो मतलब वो जो geographical condition के कारण out of the city रह रहे हैं, तो इतना development नहीं हुआ है उनका, इतना progress नहीं हुआ है, तो सोशली और कल्चरली उनकी लाइफ जो है वो कैसी होती है, बाकी सारे लोगों से थोड़ी अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, राइट? तो उनको भी सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली सारे जो है प्रोग्रेस उनकी हमें देखनी पड़ेगी, उनकी प्रोग्रेस के बारे में सोचना पड़ेगा, वो सारे प्रोविजंस उनको मिलने चाहिए, तो उनकी राइट्स बनती हैं। These people are economically and educationally backward. अब क्योंकि नेचुरली मार्जिनल पीपल हैं, राइट, तो वो इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली भी वो लोग बैकवर्ड रह जाते हैं। नाउ लेट अस सी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए क्या प्रोविजंस रखे हैं, राइट? For development and welfare of the scheduled castes and scheduled tribes, there are following special provisions which are made in the constitution. Now let us see which are. Now they have categorized the provisions into two parts: general provision and special provisions, right? Let us move towards first general provisions. जनरल प्रोविजन में फर्स्ट पॉइंट इधर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट अस रीड कि आर्टिकल 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है। Article 15 of the Constitution restricts discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. आर्टिकल 15 जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी वो मना करता है कॉन्स्टिट्यूशन की देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी, कास्ट और बर्थ प्लेस के वे से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। सपोज अगर कोई पर्सन अगर किसी फैमिली में बॉर्न हुआ है, जिस कास्ट को हम सोचते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, मे बी उसका बर्थ वहाँ हुआ हो, लेकिन शायद हो सकता है कि वो चाइल्ड बहुत ब्राइट चाइल्ड हो, अगर उसके ऊपर मेहनत की जाए, उसको एजुकेशन दी जाए, राइट, तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है ना? तो वो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बिकॉज उसका बर्थ मतलब ऐसी कास्ट में हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या जो बैकवर्ड क्लास है उसमें, तो वो मतलब फॉर एवर उसकी लाइफ ऐसी ही होगी। It should not be. There should not be any discrimination on the basis of such things. In addition to this, no condition can be imposed. और इसके बाद दूसरी भी कंडीशन आर्टिकल 15 बताता है कि ऐसी कोई कंडीशन उनके ऊपर इम्पोज नहीं की जानी चाहिए, थोपी नहीं जानी चाहिए। कैसे? फॉर एंटरिंग शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। क्योंकि पहले होता था ना कि दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द सिटी, वो शहरों में एंटर नहीं कर सकते थे, उनका गांव भी अलग बसा हुआ होता था, उनके पानी का कुआं भी अलग होता था, जब सोसाइटी में वर्णा सिस्टम थे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना? लेकिन अब ये है कि हम उनको मना नहीं कर सकते फॉर नॉट एंटरिंग और नॉट गोइंग
टू एनी पब्लिक प्लेस, हम उनको मना नहीं कर सकते, उनकी राइट्स है। वो एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं विच इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट, अ कंट्री विच बिलीव्स इन ऑल आर इक्वल, है ना। तो वी कैन नॉट stop them from going to any public places, we cannot stop them in for even enjoying themselves, entertaining themselves, हम उनको मना नहीं कर सकते। For using wells, lakes, bathing places, roads, for using places dedicated for public use completely or partially under control of the state government। वही बात कि मतलब वेल्स को यूज मत करो, खराब हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें पहले वर्ना सिस्टम के टाइम थी। तो अब ऐसी चीजें हम उन पर इम्पोज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज दे हैव द इक्वल राइट्स लाइक ऑल ऑफ अस। Okay, so this is all written in Article 15. Now let us move what is written in Article 29. If a person living in a part of India holds his own language, script, or cultural setup of his own, he has a right to preserve them. Right? अब अगर ऐसा है कि वो कास्ट, वो ट्राइब, राइट, या कोई भी पर्सन जिसके पास उसकी खुद की लैंग्वेज, मदर टंग, उसकी खुद की लैंग्वेज की स्क्रिप्ट्स हैं, उसका खुद का कल्चर जो है, अगर वो उसको जो है बढ़ावा देना चाहता हो, उसको यूज करना चाहता हो, उसको आगे प्रोग्रेस करना चाहता हो, उसका कल्चर, लैंग्वेज जो है, स्क्रिप्ट्स को, सो ही हैज़ अ राइट टू प्रिजर्व देम। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं तुम्हारी लैंग्वेज को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, तुम्हारी स्क्रिप्ट्स को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ माइनॉरिटी, यू आर अ शेड्यूल कास्ट, यू आर शेड्यूल ट्राइब। ऐसा ऐसा हम नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज दे आर इंटरेस्टेड, दे कैन, वो अपनी स्क्रिप्ट, वो अपना कल्चरल, अपनी लैंग्वेज जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। Next, a person will not be refused admission on the basis of religion, caste, language to any institution run or maintained with financial help from the government. ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि nobody is refused, not a single person can be refused of admission on the basis of religion, caste, language, right? At least वो institution जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प लेती हो, गवर्नमेंट ग्रांट्स लेती हो, वो इंस्टीट्यूशन कोई भी एडमिशन को रिफ्यूज नहीं कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है। नाउ दीज टू वर द जनरल प्रोविजन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द स्पेशल प्रोविजंस। According to Article 46 of the Directive Principles of the State Policy, मैंने आपको Directive Principle of the State Policy का मतलब बताया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। वी हैव वन मोर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देने वाली पॉलिसी, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, है ना। अब ये जो गाइडिंग पॉलिसीज जो हैं, ये डायरेक्टिव पॉलिसीज जो हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है फॉर एवरी सिटीजन, बट यस, स्टेट जो पॉलिसीज बनाते हैं, स्टेट जो पॉलिसी बनाता है, तो वो इसकी गाइडिंग, ये पॉलिसीज की गाइडिंग और डायरेक्टिव डायरेक्शंस लेकर वो अपने स्टेट में पॉलिसीज बनाते हैं। ओके। A state would take care of educational, social, and economic interest of the backward class of state, especially scheduled castes and scheduled tribes, will be protected against social injustice and exploitation. अब बिकॉज ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 46 है, उसके अकॉर्डिंगली स्टेट जो है वो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, राइट, उनकी एजुकेशन, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनके बारे में सोचता है, उनको प्रोग्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है, राइट। और उनको ये देखना है कि उनको कोई भी सोशल इनजस्टिस या एक्सप्लॉइटेशन उनके स्टेट में नहीं होना चाहिए, राइट। और एक और चीज है, देखो, अगर ये बैकवर्ड क्लास, अगर उनका प्रोग्रेस होगा, राइट, अगर एससी और एसटी का प्रोग्रेस भी होगा अगर किसी भी स्टेट में, तो डेफिनेटली वो स्टेट का भी प्रोग्रेस होगा, वो स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा, है ना। देन इट इज सेड according to Article 16,
4, if the state government feels that the backward classes are not represented proportionately in government jobs, the state government will have the right to provide reservations in jobs and appointments. और अगर स्टेट को लगता है कि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनको प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स में प्रपोर्शनली जो है उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी रिजर्वेशंस रखता है इन जॉब्स एंड अपॉइंटमेंट्स. ये हमने देखा है ना. वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, वी हैव सीन कि दे हैव रिजर्वेशंस. Okay, then according to 330, 332 and 334, some seats in legislative assembly and parliaments are reserved for scheduled castes and scheduled tribes. There are no reservations of seats in Rajya Sabha. This is a very important article. देखो, जब कभी भी हम अगर लोकसभा की बात करें, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होता है तो वो डेफिनेटली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, राइट. तो इट इज सेड आर्टिकल 330, 332 एंड 334 के अकॉर्डिंगली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी मतलब दे ऑल्सो हैव रिजर्वेशंस, उनके लोग भी जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं. Seats are reserved for scheduled castes and scheduled tribes even in Gram Panchayat and municipality. Okay. Now, other than these, under 5 years, under different 5 years programs, जो पंचवर्षीय योजनाएं बोलो या different 5 years programs जो चलते हैं, hostels have been opened and schemes has been launched to offer scholarship for children, right? SC और ST के लोग जो deserving people हैं, जो डिजर्विंग चिल्ड्रन हैं, जिनको अगर हम पढ़ाएं और वो बहुत ब्राइट हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स भी निकाली है गवर्नमेंट ने. काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो हैव बीन स्टार्टेड. रेसिडेंशियल स्कूल्स यानी हॉस्टल्स या आश्रमशाला जो भी आप बोलो, हैव बीन सेट अप फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस. मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ उनकी एज होती है, फीस है, क्वालिफिकेशन हैव बीन रिलैक्स्ड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, राइट. उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ उनका एज होता है, जो उनकी क्राइटेरियाज जो भी होंगी, फीस है, क्वालिफिकेशंस है, राइट, तो उनकी रिजर्वेशंस इवन गवर्नमेंट जॉब्स पर भी होती हैं. Dr. Baba Saheb Ambedkar organization facilitates those persons who work for social understanding and upliftment of weaker sections of population. Their social transformation, potentiality, justice and human dignity. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फैसिलिटेट करता है, वो रिगार्ड करता है, वो ऑनर करता है उन लोगों को जो ये वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को जो है अपलिफ्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, राइट. देयर इज अ सेपरेट डिविजन इन द स्टेट and a special officer is appointed at the central level for the welfare and protection of the interests of these people. मतलब स्टेट वाइज तो ऑफिसर जो है अपॉइंट होता ही है, सेपरेट डिवीजन बना हुआ ही होता है. इवन सेंटर में भी जो है स्पेशल डिवीजन हैज बीन मेड एंड दे टेक केयर ऑफ दिस वीकर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन. Then it is said, National Commission is formed at the central level for these people, along with various schemes have been started for social, educational and economic development of these people by the government and central government. Okay. Now next comes provisions only for scheduled caste. Now let's see कि सिर्फ scheduled caste के लिए क्या provisions है. According to Article 17, untouchability is totally eradicated. It is banned, right? And its practice in any form is prohibited, right? जो हम untouchability बोलते हैं, राइट, वो अपनी कंट्री में बैंड हो गया है, राइट. शूद्रस जिसको हम बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिस जो एनी काइंड किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यू विल बी पनिश्ड. व्हाई? बिकॉज इट इज बैंड. Any disqualification imposed due to untouchability is considered to be legally punishable crime, right? अगर कोई भी qualification
मतलब कोई किसी भी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन अगर अनटचेबिलिटी के थ्रू अगर हम करते हैं, मतलब उनको राइट्स नहीं मिलती हैं या एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, तो लीगली इट इज अ पनिशेबल क्राइम. According to Article 25, states are given right to frame a law or continue any existence law which permits the public institution for social welfare or reforms. अब आर्टिकल 25 में स्टेट जो है वो लॉज बनाता है और वो एग्जिस्टिंग लॉज को कंटिन्यू करता है जिसमें वो परमिट करता है फॉर द सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है, सो दैट दे कैन कीप the Hindu religious institution open to all Hindus. Here the word Hindu includes, जब हम Hindus बोलते हैं तो here it is included Sikh, Jain, Buddhist, all the Hindus religious institution, includes all the religious institutions of Sikh, Jain, Buddhist, right? सिख में भी देखो कास्ट होती हैं. मतलब अगर हम हिंदूज की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, बहुत elaborated है. We all of us come in the category of Hindus, right? So that is an elaborated definition, right? The word Hindu includes. Then comes tribes. What are the provisions only for the scheduled tribes? The Article 19 empowers the governors of the state to impose restriction in the interests of the scheduled caste over the right to unrestricted movement of people to any region, to settle down there, to acquire property, or to carry out any business or trade. मतलब क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट हैं, राइट, तो वो कहीं पर भी दे कैन नॉट सेटल डाउन, दे कैन नॉट मूव, राइट, दे कैन नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, वो कोई बिजनेस या ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, राइट. आर्टिकल 19(5) जो है, राइट, वो उनको पूरी राइट्स देता है दैट दे कैन सेटल anywhere they want, they can take their property, they can do any business. Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal region about land transaction. अब क्योंकि उनको ये प्रोविजंस दिए हुए हैं तो उसके कारण वो लोग एटलीस्ट एक्सप्लॉइट नहीं हो पाते, ये स्ट्रिक्ट एक्सप्लॉइटेशन पर बैंड हो जाता है, एक्सप्लॉइट नहीं हो पाते पर्टिकुलर रीजन में, जो ट्राइबल रीजन्स हैं जहाँ पर उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है लैंड ट्रांजेक्शन के कारण, मनी लेंडिंग के कारण, अदर एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यू नो, राइट. तो ये एक्सप्लॉइट नहीं हो पाते हैं. हमने हिस्ट्री में उनके बारे में जूनियर क्लासेस में बहुत पढ़ा है कि कैसे लैंड ओनर्स हैं या कैसे हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनका फायदा उठाती है. वाई? बिकॉज दे आर द बैकवर्ड क्लास और वीकर सेक्शंस, और दे आर नॉट एजुकेटेड, है ना, इकोनॉमिकली भी वो वीक हैं. तो ये सारा एक्सप्लॉइटेशन जो है, ये जो प्रोविजंस उनको मिलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है. सो आई थिंक ये सारी चीज़ों में एक चीज़ जो है वो हमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली है कि ह्यूमैनिटी कम्स मोर, राइट, फर्स्ट, राइट. आई थिंक इंसानियत सबसे पहले आती है, and humanity means all are equal. Okay, so this is a conclusion. Various schemes and programs have been started by the government for the development of scheduled castes, scheduled tribes, and backward classes. That is why their condition is improving. Many people have got an opportunity to progress socially, economically, and politically. इसीलिए बिकॉज इतनी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है, इतनी सारी स्कीम्स जो चल रही हैं, उसके कारण SC ST और दूसरे जो वीकर सेक्शंस हैं अपनी सोसाइटी में, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी कंडीशन जो है इम्प्रूव हो रही है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. दे आर प्रोग्रेसिंग सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेररिज्म एंड ग्लोबल प्रॉब्लम. ये जो है आज हम जस्ट एक मैं समरी आपको पूरी बता देती हूँ, एंड इफ वी रन शॉर्ट ऑफ टाइम मैं पूरा आपको जो है वो लिंक जो है वो मैं भेज दूंगी, राइट. टेररिज्म, टेररिज्म ऑब्वियसली ग्लोबल प्रॉब्लम है. द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, राइट. यहाँ पर एक और चीज के बारे में बात किया है, टेररिज्म के बारे में बात किया है, रिबेलियन के बारे में बात किया है. They have told us what is the
meaning or what is the difference between rebellion and terrorism, right? And what नक्सलिस्ट मूवमेंट जो है, इंसर्जेंसी जो है. अब टेररिज्म और इंसर्जेंसी की अगर मैं बात करूं, तो टेररिज्म जैसे अगर हम बोले कि आतंकवाद जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरा वर्ल्ड जो है उससे परेशान है, राइट? इट इज अ बिग प्रॉब्लम, द होल वर्ल्ड. इंसर्जेंसी की अगर मैं बात करूं, तो इंसर्जेंसी का अगर मैं अपने वे में एक छोटा सा तुमको अगर डेफिनेशन दूं, तो जैसे टेररिज्म इज अ बिग पैकेट एंड इंसर्जेंसी इज अ छोटा पैकेट. मतलब इंसर्जेंसी क्या होता है, वो एक कोई पर्टिकुलर रीजन में होता है. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इंडिया में हमें बहुत सारी इंसर्जेंसीज देखने को मिलेंगी. मतलब जो कम्युनिटी, कुछ लोग जो हैं वो वहां पर लोगों को परेशान करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें ले लेते हैं. पीपल आर स्कैर्ड, राइट? तो किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ये सारी चीजें हो रही होती हैं, राइट, तो दैट इज कॉल्ड एज इंसर्जेंसी. ओके, एक छोटी सी एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर स्टेट में के अंदर ही कोई पर्टिकुलर रीजन में, राइट, तो वो दैट इज इंसर्जेंसी. लेकिन अगर पूरी वर्ल्ड में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, द कंट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एज टेररिज्म. ओके, तो इसका जो टॉपिक है मैं दूसरा वीडियो बना लूंगी एंड देन आई डेफिनेटली सेंड यू, बिकॉज वी जस्ट हैव 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स में जो है ये टॉपिक कवर नहीं होगा. तो आज ही मैं ये वीडियो बनाकर आपको ये भी पूरा भेज दूंगी.